नमस्कार भाई और बहनों। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, और अगर इत्तेफाक से संबंध आता भी है तो वो एक संयोग समझे। किसी भी तरह की कोई भी अंधश्रद्धा फैलाने का इस कहानी का मकसद नहीं है। जो भी इस कहानी में लिखा गया है वो सिर्फ कहानी को स्वरूप देने के लिए है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शादी का पहला दिन था। हमने लव मैरिज की थी। मैं भी बहुत खुश थी। जब रात हुई तो मेरी जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनकर मेरी सास भागती हुई जैसे मेरे कमरे में आई तो मेरा पति मुझे अपनी नए नवेली दुल्हन को घसीटता हुआ कमरे के बाहर लेकर आ रहा था और साथ में चिल्लाते हुए कह रहा था, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। ये सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। सास ने तुरंत अपने बेटे के चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी और मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ले गई और मेरे आगे हाथ जोड़कर बोली, प्लीज़ बेटा, ये बात तुम किसी को मत बताना। तुम इस घर की बहू बनकर ही रहोगी। और सुबह होते ही मेरी सास ने अपने 14 साल के बेटे से मेरी शादी करवाकर, मेरा नाम नेहा है और मैं शहर में रहती थी। मैं बचपन से अपनी माँ को देखते आ रही थी। वो फैशन करने में सबसे मशहूर थी। सब कहते थे पायल यानी कि मेरी माँ जैसी इस दुनिया में कोई नहीं हो सकती। वो उम्र के इस पड़ाव में भी नए नक्श की वजह से परी जैसी लगती थी। वो हर वक्त सजने संवरने में लगी रहती थी। नए नए तरह के कपड़े बनवा के पहनती। आए दिन कोई ना कोई उन्हें अपने कपड़ों का प्रचार करने के लिए बुला लेता था। जूते, मेकअप और सुंदरता के हर एक नए प्रोडक्ट के लिए भी बुला लेते थे। मेरी माँ के पास सारी दुनिया के लिए वक्त होता था, लेकिन बस मेरे लिए ही वक्त नहीं था। अगर गलती से भी पिताजी माँ को कुछ कहते तो दोनों में झगड़ा हो जाता था। फिर कई कई दिनों वो आपस में नाराज रहते, लेकिन अपनी नाराज़गी में अपने बच्चों यानी कि मैं, उनकी बेटी का अस्तित्व उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। मेरी माँ मुझे सबसे छुपा कर रखती थी ताकि किसी की नज़र मुझ पर न पड़ जाए, खासकर मीडिया से। एक दिन मेरी माँ को एक फिल्म का ऑफ़र मिला। वो बहुत खुश हुई थी। डायरेक्टर जब घर आया तब उस वक्त मैं भी सामने लाउंज में खेल रही थी। मुझे देखते ही उन्होंने मेरी माँ से कहा, तुम्हारी बेटी बहुत खूबसूरत है। अभी तो छोटी है तो इतनी प्यारी है, फिर बड़ी होकर तो और खूबसूरत दिखेगी। उनकी ये बातें सुनकर मुझे खुशी के साथ साथ थोड़ा अजीब भी महसूस हुआ। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा तो वो मुझे ही घूर रही थी। मैं तुरंत अंदर भाग गई और दरवाजे के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगी। अगर मेरी माँ अपनी फैशन छोड़कर मुझ पर ध्यान देती तो आज मुझे इस तरह माँ के मना करने पर छुपकर उनकी बातें सुनने की बुरी आदत नहीं होती। मेरे कानों में उनकी बात पड़ी थी जहाँ मेरी माँ उनको मना कर रही थी। मेरी बेटी अभी छोटी है, वो अभी ये सब नहीं कर सकती, लेकिन सामने वाले अंकल भी अपने बात पर अड़े रहे, अगर तुम्हारी बेटी नहीं तो तुम भी नहीं। ये बात सुनकर जो मेरी माँ गुस्सा कर रही थी बिल्कुल खामोश हो गई और फिर चेहरे पर मुस्कान लाते हुए उन्होंने मेरे लिए हाँ कह दिया। मैं खुशी खुशी कमरे में आ गई थी। मुझे ये सब सपना लग रहा था। अगर ये सच था तो मुझे भी लोग प्यार करेंगे, मुझे भी बाहर की दुनिया में घूमने की आज़ादी मिलेगी, क्योंकि मैं घर पर ही रहती थी। मुझे पढ़ाने के लिए टीचर भी रोज़ घर पर ही आते थे। लेकिन अब मेरी ज़िंदगी बदलने वाली थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। कई सपने सजा बैठी थी। ये मेरी ज़िंदगी की पहली फिल्म थी जिसमें मुझे गरीब की एक खूबसूरत और सुंदर लड़की का रोल मिला था, जो न्याय करती थी, जिसने गरीबी से तंग आकर कभी कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि सभी को अच्छे कर्म सिखाए और फिर उसका जीवन उज्जवल हो गया। वो पढ़ाने लगी। उसके बाद वो अपने स्कूल की प्रिंसिपल, और देखते देखते उसने ना सिर्फ दौलत कमाई बल्कि शोहरत भी कमाई और दुनिया भी उसे जानने लगी। मेरे दिल में उम्मीद जाग गई थी, जो सब ये फिल्म में दिखा रहे हैं, काश ऐसा सच में हो जाए तो मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझ लूँगी। मुझे इन सब का मतलब तो मालूम नहीं था, लेकिन वहाँ एक नई आंटी मौजूद थी। वो मुझे समझाती तो मैं बोलती जाती। इसके बाद मुझे इतना पसंद किया गया कि मेरी माँ तो कहीं पीछे रह गई। अब हर वो काम जिसके लिए माँ जाती थी, लोग मुझे बुलाने लगे। हर जगह मेरी चर्चा होने लगी थी। मैं खुश थी, लेकिन मेरी माँ घर की चार दीवारी के अंदर जब गुस्सा आता तो मुझ पर हाथ उठाती थी। वो एक पढ़ी लिखी औरत जिसे दुनिया जानती थी, वो अपने ही घर में अपनी ही बेटी के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करती है। अगर किसी को पता चलता तो उससे नफरत करता, उसका बस चलता तो वो मुझे जान से मार देती। लेकिन उस समय भाग्य मुझ पर मेहरबान था, वो कुछ ना कर सकी। जहाँ उसका काम ना भी होता था, वहाँ अब मेरी माँ जानबूझकर मेरे साथ रहती थी और कोशिश करती कि वो आगे रहे और मैं पीछे।
अब मुझे हिंदी नाटकों में कास्ट किया जाने लगा। लेकिन इन सब में अगर मैंने कुछ नहीं छोड़ा था तो वो मेरे भगवान के ऊपर का मेरा भरोसा, क्योंकि मुझे यकीन था कि वो मुझे गिरने नहीं देगा। और ये सब मुझे मेरे टीचर ने सिखाया था, जो माँ ना सिखा सकी। वो काम उन्होंने कर दिया था। मैं निराश नहीं थी। मुझे यकीन था कि मेरा भी बेहतर वक्त आएगा। जब मैं अपने भगवान का शुक्रिया अदा करूंगी तब ये सारे दुख मुझे बहुत छोटे लगेंगे। मैं अनजान थी कि आगे चल के मेरे रास्ते में बहुत सारे कांटे आने वाले हैं। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ ही डालने वाली थी। तभी एक दिन मेरी दुनिया ही बदल गई जब माँ ने अचानक मेरा रिश्ता तय कर लिया। अगर मैं छोटी नहीं थी तो इतनी बड़ी भी नहीं थी। मैं आगे भी बहुत कुछ करना चाहती, लेकिन शायद मेरी माँ की सहनशीलता यहीं तक थी। इसलिए उन्होंने मेरा रिश्ता किसी एक गांव के मुखिया के बेटे के साथ करवा दिया था। वो लोग आकर मुझे देख कर भी गए और शगुन की अंगूठी भी पहना कर गए। मेरी माँ तो मेरा कभी ना सुनती और मेरा दिल भी नहीं था उनको कुछ बताने का। मेरे दिल में एक ख्याल आया कि पिताजी को बता दूं, लेकिन इसमें भी कोई फायदा नहीं था। मेरे पापा से भी कौन सी इतनी बातचीत होती थी जो वो मान जाते और मेरे हक में फैसला सुना देते। अब मैं उनमें से किसी को भी कैसे बताती कि मैं कॉलेज में एक लड़के को पसंद करती हूँ। ये सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। जब मुझे कुछ ना सूझा तो हम दोनों ने भागने का प्लान बनाया। अगले दिन मैंने कॉलेज जाने का नाटक किया और राजेश के साथ भागकर शादी कर ली। मैंने खत में लिख दिया कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त के यहाँ जाना चाहती हूँ, जिसके यहाँ मैं अक्सर चली जाती थी। किसी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था और इसलिए मुझे कोई परेशान नहीं करने वाला था। मेरी माँ तो शायद यही मौका चाहती थी। उन्हें मिल गया और फिर से वो फिल्म वगैरह के चक्कर में पड़ गई और मैंने छुपकर शादी करके अपने पति राजेश के साथ उसके घर चली गई। लेकिन वहाँ जाकर मेरे साथ जो हुआ वो मैं बता भी नहीं सकती, लेकिन आपको बताना भी ज़रूरी है। शादी का पहला दिन था। हमने लव मैरिज की थी। मैं भी बहुत खुश थी। जब रात हुई तो मेरी ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनकर मेरी सास भागती हुई जैसे ही मेरे कमरे में आई तो मेरा पति मुझे अपनी नए नवेली दुल्हन को घसीटता हुआ कमरे के बाहर लेकर आ रहा था और साथ में चिल्लाते हुए कह रहा था, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। ये सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। सास ने तुरंत अपने बेटे के चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी और मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ले गई और मेरे आगे हाथ जोड़कर बोली, प्लीज़ बेटा, ये बात तुम किसी को मत बताना। तुम इस घर की बहू बनकर ही रहोगी। मैं क्या करती, उस वक्त कयामत से गुजरी थी मुझ पर। मैं मान गई और सुबह होते ही मेरी सास ने अपने 14 साल के बेटे से मेरी शादी करवाकर मुझे वापस उसी कमरे में भेज दिया। मेरी ये शादी करने के पीछे भी एक बड़ी वजह थी जो सास मुझे पता नहीं लगने देने वाली थी। लेकिन मैं इस बात पर हैरान थी कि मेरी सास ने मुझे किसी को भी बताने से क्यों मना कर दिया था और इसके लिए उन्होंने मेरे आगे हाथ तक जोड़ दिए। इसका मतलब साफ था कि कोई तो राज था जो मुझसे छिपाया जा रहा था। पहले मेरे पति का मुझे तलाक दे देना और बाद में मेरे छोटे देवर से मेरी शादी करा देना और उसे छुपा कर रख देना मेरी समझ से परे था। अब जिससे मेरी शादी हुई थी उसका नाम विवेक था और शादी के तुरंत बाद उसे भी गायब करवा दिया। मैंने मुश्किल से उसकी एक झलक देखी थी और सास ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मुझे यही बैठकर कोर्ट से तलाक के ऑर्डर आने तक इंतज़ार करना था। पता नहीं सास को ऐसी कौन सी जल्दी थी जो कोर्ट का ऑर्डर आने तक भी नहीं रुकी और मेरी शादी अपने छोटे बेटे से करवाकर मेरे पति को गायब कर दिया था। अब मेरे पहले पति, जो कि अब मेरे जेठ थे, वो बहुत खुश रहते थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यहाँ हर कोई अजीब था। जिससे मोहब्बत की उसने इतना बड़ा धोखा दे दिया। फिर सास ने मेरे से हमदर्दी जताई और अब पति ही गायब थे और मैं कमरे में बैठकर सास के आदेश पर कोर्ट के ऑर्डर का इंतज़ार कर रही थी। कल तलाक की आखिरी नोटिस आने वाली थी। मैं बैठी सोच रही थी कि जब मेरी माँ ही मेरी अपनी नहीं रही तो दुनिया में दूसरों से क्या उम्मीद कर सकती हूँ। मेरे तो इतने दुख थे कि कम ही नहीं हो रहे थे। मैं जानती थी कि तलाक की कागजाई कार्यवाही पूरी करने के बाद ही दूसरी शादी की जाती है, लेकिन सास ने देवर को बाहर भेज के एक काम तो सही किया था। बेशक वो छोटा था, ये बात थोड़ी बहुत तो मेरे हक में थी। एक रात को पानी खत्म हुआ तो पानी पीने के लिए मैं बाहर चली आई। आज से मैं आज़ाद थी। अभी मैं वहाँ से गुजर रही थी कि मुझे अपने पहले पति के कमरे से किसी लड़की के बात करने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे अफसोस के साथ साथ दुख भी हुआ। मैंने उसके लिए अपना घर बाहर छोड़ा और यहाँ गांव में आ गई। और उसने मेरे साथ क्या किया? बेशक
वो भी कभी खुश नहीं रहने वाला था। मैं दबे पांव आगे बढ़ी और दरवाजे से सट कर खड़ी हो गई। वाह, क्या खेल खेला है तुमने नेहा के साथ। सच में उस पागल को तो पता भी नहीं कि फिल्मों की मल्लिका आखिर कहाँ आकर फंस गई है। सोच रही होगी तुमने प्यार में धोखा दे दिया, जबकि तुम्हारी मोहब्बत ही एक सोचा समझा धोखा था। चलो, अब सुबह होने वाली है, मैं तो चली। उसकी बातें सुनते ही मैंने दीवार का सहारा लिया था, मगर इससे पहले वो बाहर आती मैं पानी पिए बिना ही कमरे में वापस लौट आई और फूट फूट कर रोने लगी। इसका मतलब ये था कि ये सब मेरे पहले पति की साजिश थी। लेकिन ऐसा भी क्या हुआ कि उसने शादी की रात को तलाक देकर मेरी शादी अपने भाई के साथ होने दी। तो क्या मेरी सास भी इस खेल में शामिल थी? अब इन सब बातों का जवाब और ये सब करने के पीछे का राज तभी सामने आने वाला था जब मेरे पति वापस घर आते, क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरा पहला पति कभी कुछ नहीं बताने वाला था और सास पर बस अभी शक ही था। पहले तो मुझे ये पता लगाना था कि सास भी इस सब में शामिल है या नहीं। उसके बाद उनसे सच उगलवाने के लिए एक तरकीब सोचनी थी। बस बहुत हुआ, सबने मेरी जिंदगी को खेल समझ कर रखा है। पहले मेरी माँ ने अपनी मर्जी से मेरी जिंदगी को कंट्रोल किया और अब यहाँ तो राज छिपाए जा रहे थे। इसका मतलब था कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था, हर कोई मतलबी था। मैंने भी सोच लिया था जो भी राज होगा उसे सबके सामने लाऊंगी और फिर हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन मैंने जो सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि बहुत ही अजीब हुआ। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरी सास ने पड़ोस की औरतों से न जाने क्या कहा था। वो मुझे बार बार लगातार देखे जा रही थी, मुझे सलाह देती और दुआएं भी देते जा रही थी। बाद में जब असल बात मालूम पड़ी तो मैं चौंक गई और शर्म से पानी पानी हो गई थी। दरअसल मेरी सास ने सबको ये बताया था कि मैं पेट से हूँ। मेरे पति यहाँ मौजूद नहीं थे और मेरी सास को ये बात बताने में जरा से भी शर्म नहीं आई थी। जब मैंने अपनी सास की तरफ गुस्से से देखा तो मुझे एक कमरे में ले जाते हुए मेरे पैरों पर गिर पड़ी और बोली, देख, तू मेरी बेटी है, जो मैं कहती जाती हूँ तो तू बस हाँ में हाँ मिला दे। मैं तुम्हें सब सच सच बता दूंगी। अभी मेरी इज्जत का सवाल है। लेकिन आप मुझे कुछ क्यों नहीं बता रहे हो? अब मैं कैसे और क्यों यकीन कर लूँ? पहले भी आपने तलाक के तुरंत बाद मेरी शादी करवा दी और मेरे पति को न जाने कहाँ गायब कर दिया है। मुझे एक बार भी उससे मिलने नहीं दिया। अब तो कोर्ट से भी तलाक मंजूर हो गया है, तो वो अब यहाँ क्यों नहीं है? आखिर क्या छिपा रही है आप? मेरी आवाज़ तेज हो गई थी, लेकिन मेरी सास ने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझसे फिर से मिन्नतें करने लगी। इसलिए मैंने उनकी बात मान ली, लेकिन मैंने खुद से वादा किया कि मैं इस राज को जान के ही रहूँगी। कुछ दिन के बाद मुझे कहीं से मालूम पड़ा कि मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया और उन्होंने अपने दोनों पैरों को खो दिया है और अब उन्हें अपने सभी कामों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। कभी कभी दोहरा पड़ जाता तो किसी को भी ना पहचानती और मारने लगती। अब वो एक अपाहिज बनकर जिंदगी गुजार रही। मेरे पिताजी भी अब मेरी माँ के साथ है। शायद वो भी जानते हैं कि जैसा उनके साथ हुआ वैसा कुछ मेरे साथ ना हो जाए। मेरा दिल तड़प उठा। बस एक बार मैं अपनी माँ को जाकर देख के आऊँ। वो जैसी भी थी, लेकिन थी तो मेरी माँ ही ना। और एक दिन मैं अपनी सास के साथ चली गई। वहाँ जाकर पता चला माँ ने जिसके साथ मेरा रिश्ता तय किया था वो असल में एक डील थी। मेरे भाग जाने के बाद उन्होंने बदला लेने के लिए मेरे माँ बाप को बहुत धमकियाँ दी कि बेटी को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो मारे जाओगे। मेरे बारे में किसी को पता नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना बदला इस तरह लिया था। मैं माँ से मिलकर बहुत रोई थी। मेरी माँ ने भी मुझसे माफ़ी मांगी कि वो ख्याल ना रख सकी। दौलत में इतनी अंधी हो गई थी कि ये काम तक करने वाली थी और बोली, अच्छा हुआ तू भाग गई थी बेटी। तुम्हारी सास बाहर बैठी है, तू जैसे दुपट्टा ओढ़कर आई थी वैसे ही दुपट्टा ओढ़कर चली जाना और अब दोबारा यहाँ मत आना। मैं रोती रही और सास के साथ फिर वापस आ गई और उनको यही बताया। माँ ने मुझे माफ़ नहीं किया और रिश्ता ख़त्म कर दिया है। सास ने कहा मैं बात करूँगी, लेकिन मैं घबरा गई और उन्हें साथ लेकर वापस आ गई। मुझे नहीं पता कि कैसी मुसीबत मुझ पर आ पड़ी थी। कुछ दिन के बाद मेरा जेठ, जो मेरा पहला पति था, और एक लड़की से शादी करके उसे घर लेकर आ गया था। मुझे दुख हुआ था, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि उस लड़की के लिए। अब मैं देखना चाहती थी कि ये लोग उसके साथ क्या करते हैं, लेकिन उसका चेहरा देखकर मैं चौंक गई। लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। जब उन्होंने मुझसे इतने सारे राज छुपाए थे तो मैं क्यों बताती, इसलिए खामोश रही।
लेकिन मेरी सास बहुत तेज नज़रों वाली थी। उन्होंने तुरंत मुझे देखकर अंदाज़ा लगाया कि मैं उस लड़की को जानती हूँ। मेरे जेठ ने इस बार भी शायद अपनी माँ को कुछ नहीं बताया था, इसलिए सास मेरे पास आई उस लड़की के बारे में जानने के लिए। लेकिन इस बार मैं बेवकूफ़ बनने वाली नहीं थी। मैं नहीं जानती उस लड़की को। भला मुझे कैसे पता होगा कि वो लड़की कौन है? क्या मुझे ये मालूम था कि मेरा पति शादी की पहली रात को ही मुझे तलाक दे देगा? तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये लड़की कौन है? मैं बिल्कुल ही अनजान बन बैठी थी। देखो बेटी, मुझे पता है, तुम्हें सब मालूम है कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन इसका एक कारण है जो बहुत जल्द मैं तुमको बताऊंगी। लेकिन तुम मुझे ये बता दो कि ये लड़की कौन है? क्या ये लड़की गलत है, या फिर मेरे बेटे को फिर से कोई तमाशा करना है? मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे सच सच बता दो। लेकिन मैंने उनकी एक बात न सुनी। मैं क्यों बताती? 2 बार वो झूठ बोल चुकी थी। अब मुझे क्यों उन पर यकीन आता? इसलिए मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। लेकिन अंदर से मैं भी बेचैन थी। अब मैं भी राज जानना चाहती थी कि क्या वजह है जो ये सब मुझसे छिपा रहे हैं। इसलिए बहुत सोचने के बाद मैंने एक फैसला किया। बस अब उसका पालन किया जाना था। शाम को मेरे अनुमान के अनुसार मेरी सास फिर से मेरे कमरे में आई। अगर आप कल मेरे पति को बुला दे और मुझे सब कुछ सच सच बता दे, तो मैं भी आपको इस लड़की के बारे में बता दूंगी। अभी तो बस इतना ही कहूँगी कि वो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन अब आप मुझे पहले सच बताएंगे, तभी मैं आपको कुछ बता सकूंगी। नहीं तो आप देख लीजिए। मेरी बात सुनते ही मेरी सास परेशान हो गई थी और फिर बोलना शुरू कर दिया था। देखो बेटी, मैं तुम्हें यह सब बाद में बताने वाली थी, लेकिन चलो ठीक है, बाद में पता चले या अभी, एक ही बात है। मेरे बड़े जेठ के 4 बेटे थे। बड़े बेटे की शादी उन्होंने बड़े धूमधाम से कर दी थी। वो लड़की उनके दोस्त की बेटी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक दिन गुस्से में आकर उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और अगली सुबह वो अपने बिस्तर पर अमृत पाया गया। फिर उन्होंने उस लड़की की दूसरी शादी कर दी अपने छोटे बेटे से। 2 महीनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा और एक बार फिर से वही हुआ। इस तरह उनके 4 बेटों की मौत हो गई। घर में कोहराम मच गया था। सभी चिंतित थे और अब सब लोग उस लड़की को दोषी ठहरा रहे थे। लड़की के बाप ने उसकी शादी की और उसे कहीं छुपा दिया। 2 साल बाद जब वो वापस आई तो उसके हाथ में एक बच्चा भी था और उसका पति भी सुरक्षित था। तब उसने कहा, देख लो, मैं बिल्कुल भी मनहूस औरत नहीं हूँ। तभी तो मेरे पति भी जिंदा है और मैं भी। आपके खानदान पर जरूर कोई साया था जिसकी वजह से सब ने मुझे जिम्मेदार ठहराया। फिर वो वापस चली गई। अब सारे गांव में ये बात फैल गई थी। सब ने यही कहा कि इनका परिवार दुष्ट है, निकालो इन सबको, वरना हमारी बच्चियों पर भी ऐसे इल्ज़ाम लगाए जाएंगे। तब एक दिन किसी ने हमें बाबा के बारे में बताया। हम उनके यहाँ गए तो उन्होंने हमें बताया कि सच में किसी ने हमारे परिवार पर काला जादू किया है और आखिर अगर कोई तलाक हुआ तो इस घर का हर चिराग बुझ जाएगा। तो उन्होंने हमसे वक्त मांगा और हमें उस पर एक उपाय बताया और एक धागा हम सबको पहनने को दिया था। साथ में सख्ती से मना किया था कि परिवार में कोई तलाक नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ कि मेरे बेटे ने तुम्हें तलाक दे दिया, और ना ही उसने मुझे इस बारे में कुछ बताया है। लेकिन बाबा ने कहा था कि उन्हें तलाक देने के लिए मजबूर भी किया जा सकता है। इसलिए इसका हल ये है कि तलाक होते ही बिना किसी को बताए उसकी शादी घर में मौजूद किसी और मर्द से की जाए और कुछ दिनों के लिए उन दोनों को अलग रखा जाए। इससे उनकी जान बच जाएगी। बेटी, इसलिए मैंने ये सब किया है। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। मैं सिर्फ अपने बच्चों का भला चाहती थी, उनकी जान बचाना चाहती थी, इसलिए ये सब किया। वो रोते हुए मुझे सब सच सच बता रही थी और मैं सोच रही थी कि अगर मेरी सास ने मेरी तलाक नहीं करवाई तो मेरे पति ने मुझे तलाक क्यों दिया? क्या इसके पीछे या इसके बारे में भी कोई राज था? मैंने उस रात को जो भी कुछ सुना वो अपनी सास को बता दिया और हम दोनों ने उस लड़की के बारे में सच्चाई जानने के लिए एक योजना बनाई। लेकिन इससे पहले हम कुछ करते तब वो हुआ जिसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं था। उस रात मैं और सास किसी की मौत पर शोक जताने गई थी। जब हम वापस लौटे तो घर का दरवाज़ा खुला पाया तो हमारे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। हम दोनों भागकर कमरे के अंदर गए तो देखा कि मेरा पहला पति लेटा हुआ है, जबकि घर की एक एक चीज़ गायब थी। इसका मतलब था कि घर में चोरी हुई थी। तो उसकी बीवी कहाँ थी? लेकिन इस वक्त उसे अस्पताल लेकर जाना बहुत ज़रूरी था। हम लोगों की मदद से उसे नज़दीकी अस्पताल में लेकर गए, जहाँ थोड़ी देर के बाद मेरी सास ने मेरे पति को भी बुलाया और मैं ये देखकर हैरान रह गई
कि वो बहुत ही सुंदर नौजवान था, गोरा चिट्टा। इतनी परेशानी में भी वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मैंने तुरंत अपनी नज़रों का रुख बदल लिया। अगले दिन हमें मालूम पड़ा कि उसकी बीवी सब कुछ लूटकर अपने पति की सारी जमीन अपने नाम करवा के भाग गई और जाते जाते पति को ऐसी दवाई खिलाकर गई कि अब वो बस चारपाई पर पड़ा रहता, अपना काम भी खुद ना कर पाता था। तब मेरे पति उसके काम में मदद करते थे और बाकी घर के काम मैं देख लेती। जब वो थोड़ा बोलने के काबिल हुआ तो उसने बताया कि उसे कॉलेज में ही उस लड़के से मोहब्बत हो गई थी और वो प्यार में इतना अंधा हो गया था कि वो उसकी हर बात को मानता गया। वो लड़की मेरी माँ की कोई दुश्मन थी। शायद मेरी माँ ने भरी महफिल में उसकी बेइज्जती की थी और उसके पिताजी पर भी झूठा इल्ज़ाम लगवाकर उन्हें जेल में डाल दिया था, जिसकी वजह से उसने ये सब बदला लेने के लिए किया और जाने से पहले बता गई कि उसे कोई प्यार नहीं था। उसका तो काम था सबको उल्लू बनाना और पैसे लूट लेना। अब भी उसने वही किया था। अब राजेश को एहसास हुआ था कि उसने मेरे साथ जो किया उसकी सज़ा उसे इस रूप में मिली कि उसका अपना धोखा ही उसके चेहरे पर थप्पड़ के रूप में मिल चुका था। अब पछताना ही उसकी किस्मत थी, क्योंकि अब मैं अपने पति के साथ खुश भी थी और संतुष्ट भी। आपको क्या लगता है, उनकी पुरानी परंपरा का पालन करते हुए मेरी सास ने सही किया था? क्या आप राजेश के अंजाम पर संतुष्ट है? मेरी माँ जो दौलत और शोहरत के लिए अपनी बेटी की बलि देना चाहती थी, उसका अंजाम यही होना चाहिए था। तो भाइयों और बहनों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो भाइयों और बहनों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भाइयों और बहनों।